हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआर स्टडी यूट्यूब चैनल। सीटेट अगस्त 2023 के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने इसके पहले की वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तो आज हम क्वेश्चन 16 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार जो लर्निंग है वो अपने स्वभाव में किस प्रकार की है? निष्क्रिय और सरल है, सक्रिय और सामाजिक है, निष्क्रिय और सामाजिक है या सक्रिय और सरल है। तो जो लर्निंग है एनसीएफ 2005 के अनुसार लर्निंग किस प्रकार की है? तो लर्निंग है हमारी सक्रिय होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए? सामाजिक होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड। लर्निंग हमेशा कैसी होनी चाहिए? अधिगम कैसा होना चाहिए? सक्रिय होना चाहिए और सामाजिक होना चाहिए। मीन्स अधिगम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को एक्टिव रखे और बच्चे को समाज में रहने लायक बना सके, मतलब वो समाज को में रह सके अच्छे से, ऐसा होना चाहिए। तो अधिगम हमारी इस प्रकार की होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है शिक्षक के लिए? मतलब जो बच्चा है वो स्वतंत्र रह सके, अच्छे से चिंतन कर सके, मतलब उसकी सोच क्रिएटिव हो सके, तो जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए? तो टीचर को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करें, विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना, छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में आसानी हो। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का कि विद्यार्थियों को यह सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करें, मतलब हम जो सीखते हैं उसको किस प्रकार से उसका हम यूज़ कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो प्रत्यास्मरण, रटना और समझना, बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, ड्रिल और अभ्यास, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। मतलब टीचर को विद्यार्थियों से किस प्रकार की एक्टिविटी करानी चाहिए ताकि बच्चे में समस्या समाधान का कौशल आ सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो क्वालिटी है वो बच्चे में विकसित हो सके। तो टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को बच्चे से क्वेश्चंस करना चाहिए और मतलब ताकि जो बच्चा है उन क्वेश्चंस के ऊपर कुछ सोच सके, अपना खुद के निर्णय ले सके। तो टीचर को पूछना चाहिए और तर्क करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भूली अवधारणाओं को जानना। कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भूली अवधारणाएं। भूली अवधारणाएं मतलब नायाब कॉन्सेप्ट्स, मतलब जो ऐसे जो बच्चे बहुत थोड़ी जानकारी में थोड़े कच्चे होते हैं, जिन्हें पूरी जानकारी नहीं होती और वो अपनी जानकारी के हिसाब से कुछ भी जानकारी, नई जानकारी विकसित कर लेते हैं और फिर वो उसी को लेकर क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, अगर वो चिड़िया और एरोप्लेन में अंतर नहीं समझ पा रहा है, वो एरोप्लेन को ही चिड़िया समझ रहा है, तो मतलब उस प्रकार की जो उसकी भ्रांति है उसको कैसे शिक्षक दूर करेगा? शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करना या शिक्षक के हौसलों को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है। शिक्षक के लिए अपने शिक्षक को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है या शिक्षक की योजनाओं शिक्षण में रुकावट बनता है। मतलब अगर बच्चा कक्षा में इस प्रकार के कोई क्वेश्चन पूछता है या बच्चा पूछता है कि रात में चाँद चलता है या बादल चलते हैं या फिर जो
पेड़ हैं, जब आप ट्रेन में बैठे होते हो तो पेड़ साथ साथ चलते हैं, ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों के मन में नॉर्मली आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चे पूछता है, अगर टीचर से पूछे तो टीचर को क्या करना चाहिए, या और भी ऐसे क्वेश्चन किसी प्रकार के हो सकते हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए। इसका सही आंसर होगा कि टीचर के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होते। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो टीचर के लिए क्या होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस टीचर का मनोबल बढ़ाते हैं, ताकि वो अपनी जो शिक्षण प्रणाली है उसको और अच्छे सार्थक बना सके। वो खुद जो बच्चे को पढ़ाए उसमें कुछ सुधार कर सके कि और किस तरीके से बच्चे को क्या क्या जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन से ऑप्शन है जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण युक्तियाँ, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। तो किस प्रकार का होगा, ए बी सी डी, ए और सी, या ए बी सी। चलिए देखते हैं क्या होगा इसमें। शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, तो शिक्षार्थी का उत्प्रेरण अधिगम को प्रभावित करता है, हाँ करता है। शिक्षार्थी की परिपक्वता वो भी प्रभावित करती है, और शिक्षण युक्तियाँ हाँ वो भी प्रभावित करेंगी लर्निंग को। शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य, यानी चारों जो हैं ऑप्शंस वो अधिगम को प्रभावित करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, सार्थक अधिगम क्या है। सार्थक अधिगम है वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। तो सार्थक अधिगम क्या है। तो हमारा जो सार्थक अधिगम है वो है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण करना, यही हमारा सार्थक अधिगम है। यानी अपने जो खुद की जो अनुभव हैं बच्चे के, उनके आधार पर हम कुछ नई ज्ञान की संरचनाओं का निर्माण कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। ऑप्शन 1, विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, या विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देखें और सुधार सकते हैं। तो इसका कि विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना चाहिए, ये गलत है। तो शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में ये कार्य नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ये निगेटिव स्टेटमेंट है, इसलिए ये शिक्षक को नहीं करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, या विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, या प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक मापन हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। विकास के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत, हमें क्या ढूंढना है, गलत कथन ढूंढना है, सही कथन नहीं, गलत वाला कथन ही सही होगा। तो इसमें गलत कथन क्या है, पहला ऑप्शन है विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा है विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तीसरा है प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है फिर भी बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता बहुत होती है, हाँ ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। फिर चौथा ऑप्शन है विकास एक परिमाणात्मक क्रिया है जिसका ठीक मापन होता है, विकास का ठीक मापन हम नहीं कर सकते, तो यही स्टेटमेंट गलत है और हमसे गलत ही पूछा था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिमाण विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। वंशानुक्रम और पर्यावरण की, या चुनौतियां और सीमाएं की, स्थिरता और परिवर्तन की, या खोज और पोषण की। तो किस प्रकार की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिमाण विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो किस प्रकार की, वंशानुक्रम और पर्यावरण।
यही तो वंशानुक्रम और क्या हो सकते हैं, पर्यावरण। तो वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया यानी इन दोनों के द्वारा ही इन्हीं के परिमाण स्वरूप जो विकास है वो भिन्न भिन्न मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है, हमें यहाँ पे सत्य पूछा है, तो सत्य में देखेंगे हम। ऑप्शन दूसरा, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा कि जो विद्यालय है वो समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, यानी विद्यालय से ही हम समाजीकरण के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ अनुभव करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन 26 देखते हैं। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता रहता है। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में हमें सही कथन बताना है, कौन सा कथन सही है। तो पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जिन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। वन्यजीव और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। तो जिन पियाजे के द्वारा जो संरक्षण है इससे क्या तात्पर्य है। तो संरक्षण से तात्पर्य है कि जो भौतिक गुणधर्म होते हैं वो वही रहते चाहे बाह्य आकृतियाँ बदल दी जाए। तो हमारे जो भौतिक गुणधर्म है वो पहले की तरह ही बने रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो बुद्धि का प्रकार संगीतात्मक में क्या आएगा, किस प्रकार का प्रकार आएगा। तो संगीतात्मक है, इसका सही ऑप्शन होगा वायलिन वादक। फिर है भाषिक, तो भाषिक के लिए क्या आएगा, कवि। फिर अंतर्वैयक्तिक चिकित्सक और स्थानिक का आएगा खिलाड़ी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए का फोर्थ है, ऑप्शन नंबर थर्ड में है और फोर्थ में है। चलिए आगे देखते हैं। बी का सेकंड भी थर्ड और फोर्थ में। फिर है सी का फर्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है या वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। तो इसका सही आंसर है भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। यानी अगर मानव में भाषा का विकास अच्छे से होता है तो जो मानव की सोचने की जो प्रक्रिया होती है उसका जो बिहेवियर होता है वो भी चेंज हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क की प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रति उत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना में हमें क्या बताना, कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, कथन है ऑप्शन नंबर 4 कि कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। मतलब कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत का प्रयोग किया और पुरुषों के संदर्भ में किया, ना कि किसी अन्य के। मतलब पुरुषों के ऊपर उन्होंने ज़्यादा इस प्रयोग किया, इसलिए इस ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा।
सो फ्रेंड्स, हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं CDP के। चलिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।